चलिए अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तो पिछली क्लास में कितना पढ़ लिया था? पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था कि जब एसएचएम सेम फ्रीक्वेंसी का हो और सेम लाइन पर ही हो रहा हो, तो जब सुपर इम्पोज होता है तो क्या होता है, राइट? आप पढ़ रहे हैं सेम लाइन पर है पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, सेम लाइन पर है पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो इस केस में एसएचएम नहीं होता है। सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा A1 प्लस A2, मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट तो ये आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो गलत नहीं होगा। सॉरी, ये A1 प्लस A2 नहीं है, X1 प्लस X2 सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ गए, लेकिन जुड़कर जो इक्वेशन बन रही है ये एसएचएम नहीं है, ये कुछ और ही है, ठीक है, नॉट एसएचएम। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी तो ये जो है एसएचएम नहीं होगा। रिजल्टेंट इज नॉट एसएचएम, ठीक है। तो ये दो केस हो गए सेम लाइन पर बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के। अब आते हैं हम जहां दो परपेंडिकुलर एसएचएम सुपर इम्पोज हो रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो दो अलग अलग एसएचएम है, एक तो एक्स पे हो रहा था, एक वाई पे हो रहा था। एक तो एसएचएम एक्स पे हो रहा था, एक एसएचएम वाई पे हो रहा था। मतलब एक एसएचएम की इक्वेशन तो एक्स बराबर समथिंग है, दूसरी इक्वेशन वाई बराबर समथिंग है। किसी पार्टिकल को दोनों एसएचएम की इक्वेशन दे दी, तो अब जो पार्टिकल है वो एसएचएम करेगा कि क्या करेगा और एसएचएम का उसका पाथ क्या होगा वो बताना है, ठीक है। सपोज एक इक्वेशन में एक्स बराबर ले ली साइन ओमेगा टी, दूसरी ले ली A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे 5 क्या है? फेज डिफरेंस है। अगर फेज डिफरेंस 0 है या पाई होगा, फेज डिफरेंस है पाई, है ना, 5 है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज क्या होता है? साइन या कॉस के अंदर जो लिखा रहता है इक्वेशंस में वो फेज कहलाता है। इन दोनों का डिफरेंस ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, 5 आएगा, दैट इज, इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है वो 5 है। तो अब इस 5 के हिसाब से अलग अलग केसेस पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इफ 5 0 है या पाई है, मतलब फेज डिफरेंस दोनों इक्वेशंस के बीच में या तो 0 है या पाई है, तो समझना अगर 5 की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 सेम ही हो जाएगी इक्वेशन, साइन ओमेगा टी प्लस 0 और साइन ओमेगा टी प्लस 0। लेकिन अगर 5 की इक्वेशन पाई होगी, 5 की इक्वेशन अगर पाई होगी तो ओमेगा टी प्लस 5 क्या बन जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई। तो हम जानते हैं पाई प्लस ओमेगा टी, पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा, इसलिए मैंने प्लस और माइनस दोनों लगा दिया कि अगर 0 रखेंगे तो प्लस आएगा, पाई रखेंगे तो माइनस आ जाएगा। मतलब एक्स की इक्वेशन तो सेम रहेगी क्योंकि इसमें तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, इसमें तो हम वैल्यू रख नहीं रहे। 5 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखनी है। यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से डिवाइड होने के बाद एक्स अपॉन वाई कितना आया? या तो प्लस A1 अपॉन A2 आएगा या माइनस A1 अपॉन A2 आएगा। ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है? ये जो इक्वेशन आई है बेसिकली आई है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से मैं देख के समझ में आ रहा है कि y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा अगर फाई जो है फेज डिफरेंस जो है 0 या पाई के बराबर है। भाई दो अलग अलग दो परपेंडिकुलर एसएचएम सुपर इम्पोज कराए गए हैं, एक तो एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। जो पार्टिकल है वो इस पाथ पर एसएचएम करेगा। तो ये पाथ क्या है? देखो, y ये हो गया, x ये हो गया, कोई c नहीं है मतलब ओरिजिन से पास होगा, और अगर प्लस है इसका मतलब प्लस स्लोप का है, पॉजिटिव स्लोप का है, माइनस मतलब माइनस स्लोप का है। तो उसकी ग्राफ हम बना सकते हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव हुई तो इस पाथ पर वाइब्रेट करेगा, इस पाथ पर एसएचएम करेगा, वो दिख रहा है ये पाथ। और अगर स्लोप नेगेटिव हुई तो इस पाथ पर वो एसएचएम करेगा, ठीक है। ये हो गया ये वाला, इस पाथ पर वो पार्टिकल ऐसे 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 एसएचएम करेगा। और अगर फेज डिफरेंस पाई हुआ तो वो इस पाथ पर एसएचएम करेगा, लेकिन करेगा स्ट्रेट लाइन पर, राइट। अच्छा, तो किसी टाइम टी पर उसकी पोजीशन क्या होगी? तो भाई अब किसी पार्टिकल पे हम एक्स और वाई सुपर इम्पोज कर रहे हैं एसएचएम, तो बेसिकली जो उसकी पोजीशन होगी किसी टाइम टेबल क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने x की जगह x रख दिया, y की जगह y रख दिया। y क्या था? प्लस माइनस A/2 था, स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा।
यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। मतलब ये चीज क्या निकली, ये चीज निकली एम्पलीट्यूड। क्या निकली ये, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। मतलब जो पार्टिकल है वो इतने एम्पलीट्यूड से एसएचएम परफॉर्म करेगा इस लाइन पर। ये इसका वो आ गया कंक्लूजन। सो पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम ऑन लाइन दिस, प्लस भी हो सकती है माइनस हो सकता है, डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पर, राइट। अगर फाई 0 होगा तो पॉजिटिव, और अगर फाई पाई होगा तो नेगेटिव। समझ गए। चलिए अगला केस लेते हैं इसमें। तो फाई की वैल्यू 0 या पाई पे होगा तो हमने समझ लिया। अब अगर फाई की वैल्यू पाई/2 हुई तो देखो एक्स की इक्वेशन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, पर वाई की इक्वेशन में फाई की जगह पाई/2 आ गया, तो वाई की इक्वेशन क्या बन गई, a2 cos ओमेगा टी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका पाथ निकल के आ रहा है। तो मैंने a1 को इधर भेज दिया और a2 को इधर भेज दिया और स्क्वायर कर दिया और जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर। ये तो इस लेफ्ट हैंड साइड की टर्म बन गई। राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये जुड़ के बना आ गया। तो ये जनरल इक्वेशन निकली, किसकी जनरल इक्वेशन निकली, इलिप्स की जनरल इक्वेशन निकली। तो बेसिकली इलिप्टिकल पाथ ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो इस केस में अगर फेज डिफरेंस पाई/2 है और दोनों एसएचएम किसी पार्टिकल को सुपर इम्पोज कराए गए, थोपे गए, तो उसका जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल पाथ में वो पार्टिकल घूमेगा। अब जब कोई पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ में से घूम रहा है तो इसको एसएचएम नहीं कहेंगे। एसएचएम होता है जब टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, स्ट्रेट लाइन हो या सर्कुलर भी हो तो टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। इलिप्टिकल पाथ बन रहा है तो सर्कुलर एसएचएम नहीं होगा। अच्छा, अगर a1 बराबर a2 हो जाए, मतलब जो दो एक एसएचएम थोपे गए हैं दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो जो पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। और सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल कर रहा है कोई, तो उसको एसएचएम हम नहीं कहेंगे। तो रिजल्टेंट मोशन इज नॉट एसएचएम। अच्छा, इसमें भी अगर फाई 0 पाई और पाई/2 के अलावा कुछ और आ जाए तब भी वो एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, और उसका पाथ क्या होगा उसमें हम डिटेल डिस्कस नहीं करते हैं, तो हम केवल इन दो का पढ़ते हैं, फाई बराबर पाई/2 और फाई बराबर 0 या पाई, इस तरीके से। आई बात समझ में। तो ये सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम हो गया। अरे बोलो, कोई दिक्कत तो पूछो इसमें। तो दो तरीके के हम सुपर इम्पोजिशन पढ़े हैं, एक तो सेम लाइन पे जब मतलब दोनों इक्वेशन एसएचएम की x1 x2 है, मतलब x में ही है या केवल y में ही है। लेकिन एक पढ़ा परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एसएचएम, इसमें एक इक्वेशन एसएचएम की एक इक्वेशन x में और दूसरी इक्वेशन y में है। ठीक है भाई, समझ गए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है कि क्या यह एक एसएचएम की इक्वेशन है, और अगर ये एक एसएचएम की इक्वेशन है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपको बतानी है। ओके, तो क्या यह एक एसएचएम की इक्वेशन है, तो उसका पता लगाने के लिए सबसे हमको देखना पड़ेगा कि अगर इक्वेशन इस टर्म में आती है कुछ y बराबर a साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के टर्म में, मतलब स्क्वायर स्क्वायर हटा के देखना पड़ेगा, अगर उस टर्म में आती है तो ये एसएचएम की इक्वेशन है। और फिर ये भी देख सकते हैं कि इसमें कितने एसएचएम है, मतलब ये कितने एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एसएचएम, दो एसएचएम। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमको इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा देख लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। चलो बस इसी का यूज होगा, बस इतना ही आपको याद करना है और इतना ही मतलब आपको समझना था, बाकी तो अपने आप काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए है, ए है, ए को तो मैं लिख लेता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा या ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कि 2 ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन तो अच्छी बन गई। मतलब ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, y बराबर a प्लस ए कॉस 2 ओमेगा टी बन गई। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये एक a एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको इधर ले जाओ, y माइनस ए। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो गया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट उसका ओरिजिन पर नहीं है।
और ये इक्वेशन तो अब एसएचएम की है, तो हमारा आंसर है कि यस दिस इक्वेशन इज एसएचएम। ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, भाई कॉस का ग्राफ कैसे होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसका मतलब ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि टाइम के टाइम का जो कॉफिशिएंट है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये मत समझ जाना कि ओमेगा लिख रहा है तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं। टाइम का जो कॉफिशिएंट है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब ओमेगा चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। एसएचएम की इक्वेशन में, एसएचएम की इक्वेशन, अब ये मत मान लेना कि कॉस स्क्वायर है तो ये भी तो एसएचएम की इक्वेशन है, नहीं, वो एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिस है, दिस इज द एसएचएम ऑफ इक्वेशन। हाँ, ये इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे टाइम का जो कॉफिशिएंट है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, जो ये वाला एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा डैश अगर उसको बोल दूं तो कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा। अरे आई बात समझ में? मतलब अगर हमें वी मैक्सिमम निकालना होगा तो वी मैक्सिमम जानते हैं क्या होता है एसएचएम का? ए ओमेगा होता है ना। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 ओमेगा रखना पड़ेगा, राइट। बेसिकली ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। जैसे अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालना हो तो एक्सेल मैक्सिमम आपको पता है ना कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर ए। अरे आ रही बात समझ में? 2 ओमेगा का स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं समझे? एक एक लाइन और लिखूं? अरे लो भाई, एक लाइन और लिख देता हूँ। बेसिकली ये हो जाएगा ए ओमेगा डैश, ये हो जाएगा ए ओमेगा डैश का स्क्वायर। आप समझ गए? बताया ना अभी। इसका मतलब है कि जो इसका इक्विलिब्रियम है मीन पोजीशन में शिफ्ट हो गया है, मीन पोजीशन ओरिजिन पर नहीं है, ठीक। एक और करूं? ये वाला तो कर ही देना, ये तो मैं छोटा दे रहा हूं, मैं अच्छा सवाल दे रहा हूँ, सिंपल दे रहा हूँ। सपोज दो इक्वेशन, आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम इस तरीके से रखी कि y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस √3 कॉस ओमेगा टी, ये दे रखी है। आपको क्या क्या बताना है? सबसे पहले तो क्या एसएचएम की इक्वेशन है? हाँ, ये एसएचएम की इक्वेशन है। इसको इससे मल्टीप्लाई, दो एसएचएम है जिनको सुपर इम्पोज कराया गया है। आपको इसमें क्या क्या बताना है? आपको इसमें जो ए इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। और आपको इसमें वी मैक्स बताना है, वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल, एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल, ये भी बताना है। बताइए। तो बेसिकली आपको इसमें किसका यूज लेना पड़ेगा? आपको इसमें यूज लेना पड़ेगा सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। कौन सा वाला सुपर पोजिशन है? देखो फ्रीक्वेंसी सेम है और वाई की इक्वेशन है दोनों, मतलब सेम लाइन में सेम फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फेजर मेथड ट्रिक का यूज करके किस तरीके से हम उनको जोड़ते हैं, जोड़ो, फाइनल इक्वेशन निकालो और फिर वी मैक्स ए इक्विवेलेंट बताओ। 2 मिनट का टाइम है, करो जल्दी से। चलिए, सुपर पोजिशन का यूज करके सबसे पहले इन्हें जोड़ते हैं, इनकी रिजल्टेंट इक्वेशन निकालते हैं। तो उसके लिए आपको देखना, आपको ट्रिक जो बताई थी उसका यूज करना है, लेकिन ट्रिक का यूज कैसे करते हैं? तो दोनों साइन में होना चाहिए तब होगा, है ना? कुछ बातें याद आ रही हैं? तो बेसिकली हमको दोनों को साइन में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी √3a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब ये फॉलो करेंगे ट्रिक। तो जो छोटा वाला होता है उसको हम रेफरेंस मान लेंगे, तो छोटे वाले को रेफरेंस मान लेंगे, तो ये वाली लाइन हो जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए, और दूसरी है π/2 पर, ओमेगा टी से π/2 पर √3a, तो दूसरा वाला एम्पलीट्यूड यहाँ आ जाएगा √3a। इनका जो रिजल्टेंट है ए इक्विवेलेंट, वो यहाँ कहीं आ जाएगा ए इक्विवेलेंट, और ये चीज हो जाएगी अल्फा। तो जल्दी से बता दो ए इक्विवेलेंट कितना होगा? ये हो जाएगा √3a का स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया 2a, राइट। और अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा भी बता दो जल्दी से। तो 90 डिग्री पे है अल्फा निकालना, डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ √10 अल्फा बराबर √3 अपॉन a, √3, तो अल्फा बराबर आ गया 60 डिग्री। अगर पाई के टर्म में बोलूँ तो कितना आ गया? π/3।
राइट। तो अगर रिजल्टेंट इक्वेशन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से रिजल्टेंट इक्वेशन ए इक्विवेलेंट यानी 2a साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री या π/3। तो इनिशियल फेज आ गया π/3। अब वी मैक्स ए मैक्स निकालना तो कितना आसान है, वी मैक्स होता है ए ओमेगा, तो ए बेसिकली कितना हो जाएगा 2a, और ओमेगा कितना हो जाएगा टाइम के साथ जो लिखा है वो यही हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ए 2a ओमेगा। ए मैक्स कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब सॉरी 4a² ओमेगा। समझ गए, सिंपल। ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं। ओए मैंने क्या कर दिया है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए, सॉरी। अब ठीक है, वी मैक्स क्या होता है ए ओमेगा, तो ए यहाँ पे 2a है ना, और ए मैक्स होता है ओमेगा स्क्वायर ए, सो ओमेगा तो ओमेगा है और ए यहाँ पे 2a है। एनी डाउट? एक और कराऊं, ये वाला आप करके दिखाना, ठीक। एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें कितने एसएचएम छुपे हुए हैं। इसमें कितने एसएचएम छुपे हुए हैं, ये कितने एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन एसएचएम की है नहीं ये नहीं पता, बट इसके अंदर कितने एसएचएम का सुपर पोजिशन है, ये आपको बताना है। इसके अंदर कितने एसएचएम छुपे हुए हैं, मतलब कितने एसएचएम को सुपर इम्पोज कराने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली है, ये बताना है आपको। बताओ। बिल्कुल सही जवाब। इसमें 3 इक्वेशन छुपी हुई हैं, कैसे देखो, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैथ्स लगानी पड़ेगी बस, और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा में चेंज करेंगे, ठीक। तो हो जाएगा y बराबर, अब देखो ये 4 को 2 इंटू 2 कर दो, तो उस 2 को इसके साथ ले लो, तो ये कितना लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 0.5 का 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू टी, ये आ जाएगा, राइट। प्लस, ओ सॉरी ये प्लस नहीं था यहाँ पे, ये माइनस है, वो सॉरी मल्टीप्लाई में है वो, प्लस नहीं है वो। अगर प्लस हो जाता ना वहां पे तो फिर तो 2 ही आंसर आता, अगर यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ तो आंसर 2 सही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ तो 2 एसएचएम से बना है ये, इसलिए 2 एसएचएम का सुपर पोजिशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस हटा देता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 1000t, इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, 2 को मैं बाहर ही रहने देता हूँ, 2 साइन 1000t प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ये क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, 2 को और साइन 1000t को मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर, इससे और इसके, तो ये इक्वेशन बन गई। लेकिन यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये तो एक सेपरेट एसएचएम बन गया है, ठीक है, एक एसएचएम तो कंफर्म हो गया। अब इसको भी थोड़ा हमें ओपन करना है, इसको भी थोड़ा हमें अच्छे से देखना है कि इसमें कितने छुपे हुए हैं। तो इसमें एक आपको एक आइडेंटिटी काम में आएगी, आइडेंटिटी है 2 साइन ए कॉस बी। याद है क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी बराबर, 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। खैर, तो 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उसको यहाँ पे यूज कर लो आप। तो यूज करने पर क्या मिला बताओ, ये तो टर्म सेपरेट है, ये तो अलग हो चुका है, इसको तो एज इट इज रख दो, यहाँ पे यूज करते हैं हम। तो ये है 2 साइन ए कॉस बी, तो ये आ जाएगा साइन
ए प्लस बी, ए मतलब 1000 टी एंड बी मतलब टी, तो ये आ जाएगा साइन 1001 टी प्लस साइन ए माइनस बी 1001, 1000 माइनस 1 तो हो गया 999 टी। तीन सेपरेट इक्वेशंस हमें मिली, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 है, इसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1000 है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1001 है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 999 है। तो मिलके ये जो एसएचएम नहीं बना रही है, लेकिन ये तीन एसएचएम को सुपर इम्पोज करके ये इक्वेशन आई है, ये कंफर्म बात है। ठीक, उनको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और फिर करना। क्वेश्चन क्या है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ये मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन। हमने स्टार्टिंग में स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस कर दिया, एक्स नहीं ए कंप्रेस कर दिया, एक्स सॉरी ए कंप्रेस कर दिया है, ये ए है। मीन पोजीशन से स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर रखा है, ए, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में नहीं है, नेचुरल लेंथ में नहीं है, ए कंप्रेस्ड है। ठीक, तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो क्या होना चाहिए बताओ, ये एसएचएम करेगा, और कितना एसएचएम करेगा, ये इधर ए से हमने छोड़ा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो ये एक्सट्रीम है और ये मीन है, तो मीन के इधर भी ए जितना दूर जाएगा और ऐसे 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 एसएचएम करेगा और इसका टाइम पीरियड टी होगा और टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होगी। यही होना चाहिए था, बोलो कर रखा है सामने भाई, इसको हमने ए कंप्रेस करके छोड़ दिया मीन पोजीशन से, तो ये मीन पोजीशन से ए आगे जाएगा और ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा, इसका टाइम पीरियड ये होगा। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, हमने a/2 दूर, कितनी दूर, a/2 दूर, ये डिस्टेंस कितनी है, a/2, एक दीवार लगा दी है, ए कंप्रेस करके छोड़ा और मीन पोजीशन से a/2 दूरी पर दीवार हमने लगा दी है, राइट। अब दीवार हमने लगा दी है मतलब ये टकरा जाएगा इससे, क्योंकि इसको जाना ए तक था बट दीवार लगा दी है ना। तो आपको सवाल करना है, इफ ऑल द कॉलिजन, वैसे तो एक ही कॉलिजन होगा तो ऐसे लिखता हूँ, इफ कॉलिजन is perfectly elastic, find time period of the SHM, time period of SHM। तो अब इस सिस्टम का टाइम पीरियड आपको निकालना है, चलिए करें। सो सपोज कि दीवार नहीं है, मतलब अगर दीवार नहीं होती तो क्या होता बताओ, इफ देयर इज नो वॉल, अगर दीवार नहीं होती तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कितना आता, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, मतलब ये टाइम पीरियड आता, इसको हमने टी बोल दिया, अगर दीवार नहीं होती तो इसको टाइम पीरियड टी आता। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, इसका मोशन कैसे हो रहा है अब भाई, पहले तो क्या होता अगर दीवार नहीं होती तो ए जाता, फिर इधर भी ए तक जाता ऐसे और फिर ऐसे जाता, लेकिन अभी इसके पाथ में से इतना पाथ कट हो गया है, राइट। जैसे आपको यहाँ समझाता हूँ कि अगर दीवार नहीं होती, ये इक्विलिब्रियम है, पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा ए से, ठीक है, ए लेंथ से छोड़ा है हमने, ए डिस्टेंस, ए कंप्रेस करके, एम्पलीट्यूड कंप्रेस करके इसको हमने यहाँ से छोड़ा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो ये एक्सट्रीम हो गया, ये इक्विलिब्रियम है तो ये ए ही इसका एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ से हमने पार्टिकल को छोड़ा तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, इक्विलिब्रियम को क्रॉस करते हुए यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर वापस ऐसे होके और वापस यहाँ जाएगा, ये इसका एक टाइम पीरियड हो जाता। ये डिस्टेंस भी कितनी आती, ए, ये माइनस से बोल दो उसको। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हमने यहाँ पे दीवार लगा दी है a/2 पर, तो अब पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ पे इसकी जो भी वेलोसिटी है वो उस वेलोसिटी से टकराएगा, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, परफेक्ट सॉरी टक्कर कैसी है, कॉलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसकी अब देखो,
यहां से टकराया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में v हो जाएगी, क्योंकि कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक, तो जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी वेलोसिटी से वापस मिल जाएगी। तो अब टकराने के बाद यहां से सीधा यहां पहुंच गया भाई, यहां से सीधा इसका देखो, अभी तो आगे जाने का मोशन था, लेकिन टकराने की वजह से मोशन बैकवर्ड मोशन स्टार्ट हो गया, और पार्टिकल यहाँ से होके और ऐसे होके वापस यहाँ आ जाएगा। मतलब सब कुछ सेम ही है, बस इसके मोशन में से इतना पाथ कट हो गया, इतना पाथ कट हो गया। पहले वो इतना पाथ भी ट्रेवल कर रहा था, अब ये इतना पाथ ट्रेवल नहीं कर रहा है। पहले टाइम पीरियड टी था, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? तो बेसिकली जो इतना पाथ ट्रेवल करने का टाइम है वो इस टी में से गायब हो जाएगा और इसका नया टाइम पीरियड आ जाएगा। यही बात हुई। कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है कि पहले का पाथ ये था ग्रीन कलर वाला, तो इसका टाइम पीरियड टी था, लेकिन अब इसका पाथ ये वॉयलेट कलर वाला है, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से घूम के वापस इधर आ जाएगा, तो ये इतने पाथ पे गया ही नहीं, गया ही नहीं, तो यहाँ का जितना टाइम लगा वो टोटल टाइम में से कट हो जाएगा, राइट। अब इसको करने का कितना आसान तरीका है, देखो फेजर बनाओ और 1 सेकंड में निपटाओ। तो बेसिकली ये बन गया फेजर। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नेगेटिव एक्सट्रीम से। नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। पार्टिकल चला 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 चला, कहाँ तक चला? यहाँ तक चला। ये क्या है बेसिकली? ये है a/2। ठीक है, पार्टिकल a/2 तक चला। a/2 के बाद सीधा यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गया। आई बस समझ, मतलब पार्टिकल इतने पाथ पे नहीं गया, यही तो हुआ है भाई। पार्टिकल पहले वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ थी, a/2 पर था, और फिर अचानक से वेलोसिटी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ हो गई, a/2 पर ही, मतलब पार्टिकल यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच गया। अब ये मत सोचना सर इतना पाथ चला है इसमें टाइम कितना लगा, ये तो हम एक कल्पना कर रहे हैं, है ना। अगर हम तो क्या है, एक उससे रिलेट करते हैं, बाकी पार्टिकल तो आगे पीछे ही चल रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यूं गया, फिर यहाँ से यूं आया। इसकी परछाई को देख रहे हैं हम, तो परछाई यहाँ से गई, फिर यहाँ से यूं आई। ठीक, मतलब बेसिकली टोटल चक्कर करने में इसको टाइम टी लगता, तो अब कितना टाइम लगेगा? तो कैसे करें, देखो, तो हम ये वाला एंगल निकाल लें और ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। लेंथ तो हमको पता ही है a/2, तो बेसिकली ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो गया 60 डिग्री। कैसे हो गया भाई? ये वाली लेंथ a है और ये वाली a/2 है, तो cos लगा देते हैं, cos a/2 अपॉन a, तो cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना गया? 60 डिग्री। तो बेसिकली पाथ, मतलब ये जो पार्टिकल है वो कितना पाथ ट्रेवल करना था? इसको 2 पाई एंगल ट्रेवल करना था, लेकिन 2 पाई नहीं किया इसने, 2 पाई में से 60 डिग्री गायब हो गया। मतलब अभी इसने कितना पाथ ट्रेवल किया है ऐसा देख लो, ये कितना पाथ ट्रेवल नहीं किया है वो निकाल लेते हैं। तो अभी इसने 120 डिग्री ट्रेवल नहीं किया है, तो 120 डिग्री ट्रेवल करने में कितना समय लग जाता वो निकाल लेते हैं। 120 को लिख सकते हैं हम 2π/3, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T इंटू टी। तो ये 120 डिग्री ट्रेवल करने में समय आ रहा है T/3, मतलब इतना समय उसका बच गया। ये आंसर नहीं है, आंसर है T - T/3 न्यू टाइम पीरियड। समझ में आया न्यू टाइम पीरियड कितना है? दिस इज द आंसर। मतलब पहले उसको टाइम टी लगना था, लेकिन अभी उसमें से इतना टाइम गायब कर दो, इतना टाइम गायब कर दिया, तो उसे इतना ही समय लगेगा। अगर ऐसा दिया जाता कि ये जो कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो उस केस में फिर इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता, ये -a तक नहीं जाता। कितना जाता फिर वो सॉल्व करना पड़ता, वो थोड़ा और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बन जाता। ठीक, उसमें फिर आपको निकालना पड़ता कि अच्छा ये अभी इक्विलिब्रियम से इतना दूर है और इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो नया एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो वहां तक जाएगा फिर। ठीक है, और हर टक्कर में उसका एम्पलीट्यूड फिर छोटा ही होता जाता है, हर टक्कर में उसका एम्पलीट्यूड छोटा होता जाता है, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जाती है। अब चूंकि अब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, इसलिए वो -a तक ही जाएगा, और हर बार -a तक जाएगा, तभी तो टाइम पीरियड बोल दिया। इस नए वाले को भी टाइम पीरियड बोल दिया, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम पीरियड, एक फिक्स उसको फॉलो कर रहा है ना भाई। अब इसका साइकिल इतना छोटा रह गया और इसका टाइम पीरियड कितना आ गया? 2T/3, इस तरीके से।
जैसा कि आपको पहले बताया था कि एसएचएम जरूरी नहीं केवल स्प्रिंग फोर्स ही कराए, एसएचएम कोई भी फोर्स करा सकता है, बस उसका जो फोर्स है माइनस ऑफ केएक्स के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो ग्रेविटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ग्रेविटेशन का एसएचएम के साथ मिक्स करके कुछ बनाते हैं। तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसके बीचों बीच में से सेंटर से होते हुए एक टनल बना दी गई है ना, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक टनल बना दी गई है। तो अभी एक ऑब्जेक्ट को, एक पार्टिकल को इसके माउथ से, यहाँ से मतलब छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, ठीक है, सरफेस से, एक तरीके से सरफेस से ना, सॉलिड स्फीयर की सरफेस से छोड़ दिया गया। तो आपको बताया ना कि क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, और अगर हाँ तो उसका टाइम पीरियड भी बता दो। करो। तो एसएचएम परफॉर्म करेगा ये बताने के लिए, ऐसा पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फोर्सेस देखने पड़ेंगे, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तभी करेगा जब फोर्स माइनस ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो उसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले याद होने चाहिए थोड़े हमें, तब ये सवाल होगा। तो करते हैं चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि आउटसाइड की तो बात ही नहीं हो रही है, इनसाइड की बात हो रही है। तो इनसाइड के लिए जो फील्ड का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन फील्ड का, कितना होता है, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। ये एक्स कहाँ से दूरी है, एक्स सेंटर से दूरी है, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, सेंटर पर कितना आता है, सेंटर पर जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर कितनी आती है, 0, है ना। और एक चीज हमें ये भी पता है कि जो फील्ड है हम उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, फोर्स अपॉन एम नॉट। मतलब अगर हमें फोर्स निकालना पड़े तो हम फोर्स निकाल सकते हैं एम नॉट इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी करके। ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पता है हमें ये बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मीन पोजीशन ढूंढ लेते हैं। मीन पोजीशन, अगर तो पहले तो एसएचएम प्रूव करना है ना, उसके बाद मीन पोजीशन ढूंढते हैं। तो एसएचएम प्रूव करते हैं, राइट। तो फोर्स जीरो कहाँ पे होगा, फोर्स जीरो होगा सेंटर पर, क्योंकि सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, तो फोर्स भी जीरो होगा। तो जहां फोर्स जीरो होगा तो अगर ये एसएचएम करेगा तो मीन पोजीशन सेंटर पे आएगी, राइट। क्या करते हैं अपन, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर हम डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को, ठीक है भाई। मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किया और इस पार्टिकल का मास सपोज एम नॉट है, ठीक है, एम नॉट मान लेते हैं इसका मास जो एसएचएम करेगा। तो मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किया और यहाँ पे इस पर फोर्स लिखा, यहाँ पे इस पर इसका फोर्स लिखा, एफ नेट लिखा। तो एफ नेट कितना हो जाएगा बताइए, एफ नॉट हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो मास है एम नॉट और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगी जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। और इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, तो इसका माइनस लग जाएगा। तो हम देख रहे हैं अरे ये तो मतलब बढ़िया एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल एसएचएम करेगा। मतलब अगर हमने एक अर्थ के सेंटर से होती हुई इस तरीके से एक सुरंग हमने बना दी, एक टनल हमने बना दी और पार्टिकल को सरफेस से छोड़ा, तो पार्टिकल गिरता जाएगा अंदर, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, फिर दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा, फिर अंदर जाएगा, ऐसे करके एसएचएम करेगा। तो यहाँ पे हमने जिसको एसएचएम फोर्स से कंपेयर कराया तो ये बन गया माइनस ऑफ के एक्स। तो के की वैल्यू यहाँ पे मिल गई एम नॉट जी एम अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और के की वैल्यू आ गई तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आ जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई तो टाइम पीरियड भी निकाल ही लेंगे हम। तो टाइम पीरियड लिखते हैं यहाँ पे। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, मास यहाँ पे एम नॉट है क्योंकि एम नॉट यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, और के यहाँ पे आ गया एम नॉट जी एम अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया 2 पाई, एम नॉट गया, आर क्यूब अपॉन जी एम,
ठीक है। अब अगर इसको बोल दें कि भाई ये सॉलिड स्फीयर था, ये अर्थ थी, और अर्थ के टर्म में इसको लाएं, थोड़ा सा हम चेंज करें, तो स्मॉल जी के टर्म में अगर हम चेंज करें इसे, तो आपको पता है स्मॉल जी के टर्म में चेंज करने पर कैसे कर, स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी होता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक आर को मैं अलग कर देता हूँ, तो बेसिकली ये 1/g लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा r/g। और इसको सॉल्व करते हैं r/g को। r है 6400 किलोमीटर, g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आता है 84.6 मिनट, राइट, या 1.4 आवर्स, ये टाइम पीरियड आ गया। तो ये वाला जो डेटा है बहुत जगह पर आपने देखने को मिला है। तो इस तरीके से ग्रेविटेशन के साथ इसका क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, इसी में एक क्रॉस क्वेश्चन मैं करता हूँ कि सेकंड पार्ट समझ लो कि क्या होगा अगर इस पार्टिकल को तो हमने यहां से छोड़ा है, इस पार्टिकल को हमने यहां से छोड़ा एकदम सरफेस से, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो ये आया है, ये टाइम पीरियड आया, और एम्पलीट्यूड इसका कितना आया है? इसका एम्पलीट्यूड आया है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। सपोज अगर पार्टिकल को मैं बीच में से कहीं छोड़ देता हूं, तो बताओ क्या इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्या इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा? एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड में क्या सेम रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, ये बताना है आपको। हाँ, तो उसमें आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड तो बदल जाएगा, बट टाइम पीरियड विल बी सेम, टाइम पीरियड सेम रहेगा। एसएचएम करेगा पार्टिकल, नो डाउट, एसएचएम तो होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। एक तो हमने सरफेस से छोड़ा, तो फर्स्ट केस में हमने इसको सरफेस से छोड़ा, ठीक है, सरफेस से छोड़ा तो हमने ये देख लिया, ये हुआ। फिर अंदर कहीं पे छोड़ा, तो ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। बट अगर मैं इसको सरफेस से बाहर से छोड़ू, यहां से रिलीज करूं इस पार्टिकल को, आउटसाइड द टनल हम अगर रिलीज करें, तो क्या होगा? क्या ये एसएचएम होगा? क्या टाइम पीरियड सेम रहेगा? क्या टाइम पीरियड बदल जाएगा? क्या होगा बताओ? समझ गए सवाल? समझ गए क्वेश्चन? समझ आया? एक बार हमने माउथ से छोड़ा, इसके यहाँ बिल्कुल सरफेस से छोड़ा, एक बार अंदर से छोड़ा, तो अंदर से छोड़ने पर एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। एक बार हम बाहर से इसको रिलीज कर रहे हैं, तो जब इसको हमने आउटसाइड द टनल, मतलब टनल के आउटसाइड से रिलीज किया, तो देखो फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है ना, तो ये बेसिकली इसका एक्सट्रीम हो जाएगा, और ये मीन रहेगा, क्योंकि फोर्स तो यही 0 है। आउटसाइड द स्फेयर भी इसका फोर्स तो अंदर सेंटर की तरफ ही लगेगा, आएगा तो ये इधर ही। लेकिन जब तक ये बाहर रहेगा, इस पे फोर्स जो लगेगा वो फोर्स कितना होगा? Gm m0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब ये अंदर आएगा, तो फोर्स इस पे वो लगेगा जो पहले लग रहा था। तो हम देख रहे हैं कि जब ये बाहर है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ पे जो फोर्स है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x² है, मतलब ये तो एसएचएम फोर्स नहीं है। मतलब अगर ओवरऑल मोशन की बात करें, तो ये मोशन एसएचएम नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? क्या ये ऑसिलेटरी मोशन होगा? यस, ये ऑसिलेटरी मोशन मोशन होगा। यस, ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्या ये एसएचएम होगा? नहीं। क्या ये पीरियोडिक होगा? यस, बट एसएचएम नहीं होगा। उसका कारण समझ में आया? जब ये पार्टिकल बाहर है, तो उस पर जो फोर्स है वो एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये तो
नॉट एसएचएम फोर्स। ठीक। और एक और केस इसमें फाइनल, कि अगर ये जो टनल है ये सेंटर से पास ना कराए, ये भी तो भी सेंटर से हो रही है, सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर है उसी से पास हो रही है टनल, ये टनल सपोज हम यहाँ से पास करा दें तो क्या होगा, क्या ही एसएचएम होगा? ऐसा है। और पार्टिकल यहाँ कहीं से रिलीज किया है, सेंटर ऑफ द टनल ये है, बट सेंटर ऑफ द स्फीयर ये है। अब बताना है हमें कि क्या ये एसएचएम होगा, क्या ये मोशन एसएचएम होगा, क्या पार्टिकल एसएचएम करेगा, और अगर हाँ तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बताइए कैसे करें। तो वही अपन तो उसी फॉर्मेट पे करते हैं जो फॉर्मेट हमारा है, कि सबसे पहले मीन पोजीशन ढूंढते हैं, सबसे पहले तो फोर्स देखते हैं कि फोर्सेस क्या होंगे यहाँ पे, ये जो पार्टिकल होगा इस पे फोर्सेस कैसे होंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ऑब्वियस है यहाँ फॉर्मूला तो कौन सा लगेगा, कि इनसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना होता है, वही फॉर्मूला लगेगा, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, जी एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है इनसाइड द स्फीयर। तो पार्टिकल अगर इनसाइड द स्फीयर है कहीं पे, तो ऑब्वियस है बिल्कुल उसके वो अंदर है तो अंदर वाला ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर लगेगा, राइट। तो सबसे पहले मीन पोजीशन ढूंढते हैं, एक्सट्रीम तो हमें मिल गई, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी और फिर यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होगी, तो एक्सट्रीम तो मिल गई। तो मीन पोजीशन ये होनी चाहिए, बट क्यों होनी चाहिए सोचो जरा, यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा इस पर, यहाँ पर इस पर फोर्स लगेगा सेंटर की, देखो सेंटर की तरफ लगता है हमेशा फोर्स, ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशन फोर्स है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है मास के, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पर फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो लाइन ऑफ मोशन तो कुछ ऐसा है, यहाँ से यहाँ। तो ये हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब लाइन ऑफ मोशन के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब लाइन ऑफ मोशन के अलोंग इसका यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 है यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन के अलोंग, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये है मीन पोजीशन। ठीक है, और नेट फोर्स 0 ही है वैसे देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा और इधर अर्थ इस पे नॉर्मल लगा देगी, तो नॉर्मल इसको बैलेंस कर लेगा, तो नेट फोर्स 0 ही है, तो ये मीन पोजीशन तो मुझे पता लग गई। अब हमारा अगला काम होता है कि मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करो, एक्स डिस्प्लेस करके इस पर फोर्स लिखो, तो इस पर एक्स डिस्प्लेस करने के बाद फोर्स जो होगा, तो दूसरा डायग्राम यूज कर लेते हैं। तो एक्स डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस करके जो फोर्स होगा, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। फोर्स हम जानते हैं, फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, जो फोर्स होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, देखना ध्यान से, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ये वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, ये वाला कंपोनेंट ऐसे नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, पर ये वाला जो है वही यहाँ पे पूरा काम करेगा, पूरा काम मतलब जो चलाने फिरने का काम है वो यही वाला करेगा, राइट। ये वाला तो किसी काम का नहीं, ये बात समझ में आ रही है आपको, ये वाला तो इधर से नॉर्मल प्रोवाइड हो जाएगा, ये तो बैलेंस हो जाएगा, जो इसको आगे पीछे लाने का काम करेगा वो कौन करेगा, यही करेगा। ओके, तो अब इसका कर लेते हैं अपन। तो ये अपन डिस्टेंस ये हो गई। अच्छा, टनल कितनी डिस्टेंस पे मानी है, ये हमें दिया हुआ है कि सेंटर से जो टनल बनाई गई है वो लगभग डी डिस्टेंस पे बनाई गई है, और ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे एंगल मुझे पता लग गया, ये एक्स है ना, तो ये वाला एंगल मैं ले लेता हूँ, कौन सा, यही वाला ले लेता हूँ ना, इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूँ, ठीक है। ये फोर्स लगा, अब ये फोर्स कितना लगा वो सब लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा है ये वाला, ये फोर्स है एम नॉट, पार्टिकल का मास एम नॉट इंटू ई जी। ई जी कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। एक्स क्या होती है, सेंटर से डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, अच्छा इसको अपन ऐसा मान लेते हैं कि आर मान लेते हैं अभी, ये वाली डिस्टेंस बाद में इसको देख लेंगे, इसको आर बोल देते हैं ना, सेंटर से वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर, राइट। इस तरीके से फोर्स लग जाएगा। लेकिन जो फोर्स वो कराएगा
एसएचएम कराएगा वो तो ये वाला है जो इसका कंपोनेंट है इधर, तो मतलब इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। जो फोर्स एसएचएम करा रहा है वो तो ये वाला फोर्स है, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, तो एफ हो जाएगा एम नॉट जी एम अपॉन आर क्यू आर कॉस थीटा। अब गौर से देखो आर कॉस थीटा क्या है इस ट्राइंगल में, ये डी है, ये आर है, और ये एक्स है, तो आर कॉस थीटा एक्स लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा को एक्स लिख सकता हूँ, राइट। तो जो एफ नेट है वो कितना बन गया, एम नॉट जी एम अपॉन आर क्यू इंटू एक्स, और एक्स आगे हमने डिस्प्लेस किया है, फोर्स पीछे लग रहा है तो माइनस भी आ गया, तो ये बन गया एसएचएम का फोर्स। तो कंपेयर कर दिया इसको हमने, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिल गई, जी एम नॉट अपॉन आर क्यूब, तो ये तो सेम ही आ गया। मतलब टाइम पीरियड भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, आया समझ। तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑब्वियस एम्पलीट्यूड बदल जाएगा क्योंकि इस बार ये लेंथ बदल गई ना, ये वाली लेंथ जितना एम्पलीट्यूड होगा, तो टाइम पीरियड लेकिन सेम आ गया। अगर हमने टनल को सेंटर से ना करके कहीं और किया है तब भी टाइम पीरियड सेम आया है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा एसएचएम इन ग्रेविटेशन। समझ में आए सारे केसेस। चलिए तो फिर हम यहीं तक रखते हैं, मतलब हो गया एसएचएम आपका। अब आप अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास में, स्ट्रिंग वेव्स।